वाटर टैंक। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फूका पूर्व शिक्षा मंत्री का घर। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां वीबीजी रामजी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है और इस दौरान इससे पहले विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। हंगामे की क्या तस्वीरें आती हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये बिल है जिस पर विस्तृत चर्चा होती है और चर्चा के बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है। हालांकि इस दौरान हंगामा और सियासत जमकर देखने को मिलती है, जहां गुरुवार देर रात राज्यसभा से वीबीजी रामजी बिल पास होता है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस बहस के दौरान जमकर हंगामा किया और बिल के पास होने से पहले ही संसद से वॉकआउट भी कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। बिल के विरोध में टीएमसी सांसद संसद के मकर द्वार पर रात भर से धरने पर बैठे रहे। इनका कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों गरीबों के खिलाफ है। तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि मैं विपक्ष से उम्मीद कर रहा था कि वे अच्छी बहस करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल बेवजह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं अपनी मां की और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं कि यह बिल गरीबों की भलाई के लिए नहीं है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 14 घंटे तक इस बिल पर बहस हुई थी और उसके बाद ध्वनिमत से यह पास हुआ। तो वहीं शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदन बिना किसी कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपना ही बोलते जाएंगे। इस तरह से कैसे चलेगा? ये सब जो है इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। वेस्ट ऑफ वेस्ट। देखिए, आपने घटा दिया, टाइमिंग आपने कम कर दी। ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? ये न्यूक्लियर बिल लाने के लिए, मनरेगा को लाने के लिए, वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करने के लिए आप किस लिए ये सब लाए हैं? जो असली मुद्दा है, जो इस सेशन में होनी चाहिए थी, वो पोल्यूशन के ऊपर है। नॉट ओनली एनवायरमेंटली, इवन मेंटली जो पोल्यूशन हो रहा है, जो आप पूरा पोल्यूट कर रहे हैं देश की थिंकिंग को, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी 20 साल से देख रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं होती। जो इनका मन है वो कर रहे हैं। तो वीबीजी रामजी बिल राज्यसभा में भी पास हुआ है ध्वनि मत के साथ, लेकिन हंगामा किस तरह से हुआ है और इस दौरान चर्चा के विषय क्या कुछ रहा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर जमकर सियासत हुई है। तो वीबीजी रामजी बिल संसद में पास, राज्यसभा की बहस में क्या हुआ आपको बताते हैं। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया और सड़क पर भी विधेयक का विरोध किया गया, तो सदन के अंदर भी इसका विरोध जमकर विपक्ष की ओर से किया गया। तो बिल को मजदूरों के खिलाफ विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है और यहां तक ये कहा जा रहा है कि ये बिल किसी भी सूरत में मजदूरों के हित के लिए नहीं है और इसके लिए भारत मां तक की कसम खाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो देखिए, साथ ही महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भी विपक्ष को आपत्ति है और यह कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है उनका नाम हटाकर। तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था कि इस बिल को सिलेक्टिव कमेटी के पास भेजा जाए और उसके बाद इस बिल पर चर्चा हो, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हुई है विपक्ष की। तो ध्वनि मत से विपक्ष का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हुआ है।
तो लंबी बहस इस बिल को लेकर चली है और आखिरकार ये बिल पास हो गया है। तो राज्यसभा की बहस में विपक्ष के दिए सभी संशोधन खारिज कर दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, कई मुद्दे उठा रहा था, लेकिन विपक्ष के जो संशोधन थे वो सभी खारिज कर दिए गए हैं। वोटिंग से पहले विपक्ष का पलायन यानी कि वॉकआउट देखने को मिला, क्योंकि सदन से सीधा वॉकआउट कर जाता है विपक्ष, और इसके बावजूद भी ध्वनि मत के साथ ये बिल राज्यसभा में पास होता है। तो ध्वनि मत से राज्यसभा में ये विधेयक पास हुआ है और अब किस तरीके से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इस बिल को लेकर लंबी चर्चा दोनों ही सदनों में की गई है और इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। तो देखिए लगातार चर्चा वीबी जी राम जी बिल को लेकर हुई और आखिरकार ये बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया है। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बारे में, जहां जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में 40 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। नक्सलियों ने तेलंगाना के डीजी के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में नक्सल संगठन का स्टेट कमेटी मेंबर रवि और आरसीआरसी कमांडर प्रशांत जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों के चलते नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इस घटना को नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में एक अहम और निर्णायक उपलब्धि माना जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस तरीके से बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 40 नक्सली सरेंडर करते हैं और लगातार देखिए नक्सल के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें ये बड़ी सफलता दंतेवाड़ा नक्सलवाद, जहां सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी मिली है और कामयाबी ये है कि करीब 40 की संख्या बताई जा रही नक्सलियों की जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। तो देखिए 40 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है और इसीलिए ये बड़ी सफलता समझी जा रही है। मुख्य धारा में लौटने का फैसला नक्सलियों की ओर से किया गया है। तेलंगाना डीजी के सामने सरेंडर किया है नक्सलियों ने, क्योंकि देखिए नक्सल के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसी में ये बड़ी उपलब्धि समझा जा रहा है। स्टेट कमेटी मेंबर रवि ने भी सरेंडर किया है। तो देखिए खूंखार जो नक्सली हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। स्टेट कमेटी मेंबर रवि ने भी सरेंडर किया है। आरसीआरसी कमांडर प्रशांत ने भी आत्मसमर्पण किया है। तो ये बड़े नक्सली हैं जिन्होंने किस तरीके से क्रूरता की, लेकिन अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो नक्सल विरोधी अभियान को इसी के साथ बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प है कि 2026 तक नक्सलवाद पर अंकुश लगना चाहिए और उसी दिशा में सुरक्षा बल काम करते हुए नजर आ रहे। तो नक्सलवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में ये नक्सली शामिल हुए हैं, इन्होंने सरेंडर किया है। तेलंगाना डीजी के सामने सरेंडर इन नक्सलियों की ओर से किया गया है। तो देखिए लगातार नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है और इसी में एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती हुई सुरक्षा बलों को नजर आ रही है। तो देखिए लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ा प्रहार, क्योंकि करीब 40 नक्सली जिन्होंने सामने से आकर आत्मसमर्पण किया है। और अब बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 79 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 230 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुई हैं। रद्द की गई उड़ानों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी शामिल हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खराब दृश्यता के चलते कई विमानों को डाइवर्ट भी किया गया है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांचें और अनावश्यक यात्रा से बचें। तो देखिए घने कोहरे की चपेट में राजधानी है और इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें क्योंकि प्रभावित हुई हैं, तो जिसके भी टिकट्स हैं ये बताया जा रहा है कि आप यात्रा करने से पहले जांच लें, क्योंकि 230 से ज्यादा उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं, उड़ानें प्रभावित हो रही हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर खासा इसका असर, जहां करीब 79 उड़ानें रद्द की गई हैं।
तो 230 से ज्यादा उड़ानें देरी से संचालित हुई हैं और इसी को लेकर यात्रियों से विशेष अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें और जरूरी आपकी यात्रा है तो आप पहले से ही जो स्टेटस है वो चेक करें, क्योंकि उड़ानें देरी से भी संचालित हो रही हैं और कई उड़ानें ऐसी भी हैं जो रद्द हो जा रही हैं। तो देखिए, घने कोहरे के चलते उड़ानें रद्द हो रही हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस तरीके से गाइडलाइंस भी सामने आई हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या स्थिति देखने को मिली है। कोहरे का कहर और एयर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। घने कोहरे से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जहां बताया जा रहा है कि कई उड़ानें रद्द हो गई हैं और कई तो देरी से संचालित हुई हैं। और वजह यही है कि घना कोहरा है। करीब 79 उड़ानें रद्द हुई हैं। 230 से ज्यादा जो उड़ानें हैं उनमें देरी हुई है, डिले हुआ है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से उड़ानें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घना कोहरा है और इसी वजह से ये उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तो कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द हुई हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि जहां पर देरी से भी संचालन हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनमें भी बताया जा रहा है कि कई ऐसी उड़ानें हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा है घने कोहरे की वजह से। तो कई विमानों को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं था, घना कोहरा था और इस वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन विमानों को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि वो एक सेफ लैंडिंग कर सके। तो देखिए, कोहरे का कहर है, इस वजह से ये उड़ानें इस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे हैं, जो कि किस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा जहां यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है और इसे ये कहा जा रहा है कि इसे आप जरूर लुकआउट करें अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं। तो ये नई एयरलाइंस की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि कोहरा घना है और ऐसे में यही अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और यात्रा पर निकलने से पहले जरूर ये चेक करें कि आखिर क्या स्टेटस है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अपील भी देखिए सामने आई है कोहरे के बीच और इसीलिए ये न्यू एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये अपील की है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें और साथ ही साथ फ्लाइट स्टेटस जांच कर ही यात्रा करें, क्योंकि कई उड़ानें जिस तरीके से हम लगातार संख्या भी आपको बताई कि करीब 230 जो उड़ानें हैं वो देरी से संचालित हुई हैं और इसी के साथ 79 करीब आंकड़ा सामने आया था जो उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये एडवाइजरी जो है जारी की गई है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये है उत्तराखंड, जहां प्रकृति का हर रंग हर मौसम जीवन को संवारता है। अब यही धरती अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। देहरादून से बेंगलुरु तक एक नई उड़ान जो जोड़ रही है सपनों को अवसरों से, यात्राओं को नई दिशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब हर छात्र, हर उद्यमी, हर परिवार सीधे देश की तकनीकी राजधानी से जुड़ सकेगा। देहरादून अब सीधे जुड़ चुका है देश के बड़े महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब बेंगलुरु। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर और नैनी सैनी जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे अब दूरस्थ इलाकों को जोड़ रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं की नई पहचान बनेगा। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। हम गरीब ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को
अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती है सपनों को। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, निवेश को मिलेगी ताकत और व्यापार को मिलेगा विस्तार। छात्रों के लिए खुलेंगी नई राहें, उद्यमियों के लिए बनेंगे नए बाजार, परिवारों के लिए बढ़ेगी आत्मीयता की दूरी। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर सपना ऊंचाई छुए, हर यात्रा सहज बने, हर लक्ष्य साकार हो। उत्तराखंड, अवसरों की नई उड़ान, विकास की नई पहचान। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। दिल्ली वालों की सुबह भी जहरीली हवा के साथ हुई है, जहां दिल्ली में आज का औसत AQI 400 के पार रहा। बेहद ही खतरनाक स्थिति है ये, और उसमें भी कोहरे की मार भी झेलनी पड़ी लोगों को। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से कई पाबंदियों का ऐलान किया गया था। सरकार के आदेश के बाद गुरुवार को दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल अभियान के तहत करीब 3746 से अधिक वाहनों का चालान किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने अभियान के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के प्रमुख बिंदुओं पर लगभग 5000 वाहनों की जांच भी की। तो देखिए, दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अलग अलग इलाकों में क्या कुछ AQI दर्ज किया गया है और किस तरीके से
देखिए एक्यूआई के रेड जोन में दिल्ली, जहां आनंद विहार में 442 एक्यूआई दर्ज किया गया है। चिंताजनक स्थिति और गंभीर श्रेणी, तो आईटीओ में 409 एक्यूआई दर्ज किया गया है और इसी वजह से एक्यूआई के रेड जोन में दिल्ली अब पहुंच चुका है। तो जहांगीरपुर में 401 दर्ज किया गया है एक्यूआई। तो वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब होती जा रही है। और आरके पुरम की बात करें तो आरके पुरम में एक्यूआई 447 दर्ज किया गया है। सभी खराब श्रेणी में आते हैं और गंभीर श्रेणी। साथ ही पंजाबी बाग की अगर बात करें तो 418 एक्यूआई दर्ज किया गया है, यह भी गंभीर श्रेणी में आता है। साथ ही विवेक विहार की अगर बात करें तो 442 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है लोगों से कि अपना बहुत ख्याल रखें, घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि प्रदूषण पर नियंत्रण मुश्किल होता जा रहा है। तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम अलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। इसके बाद उनके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है। देश की जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। कट्टरपंथियों के हाथ बांग्लादेश लग चुका है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि चिंताजनक स्थिति है। यहां तक कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। कई मीडिया सेंटर्स पर आगजनी की खबरें सामने आती हैं। तो देखिए ढाका की सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया है। तो स्थिति चिंताजनक इस वक्त बांग्लादेश की देखने को मिल रही है, जहां जुलाई विद्रोह में जिस तरीके से प्रमुख नेता उस्मान हादी ने लीड किया और उसके बाद उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा एक बार फिर से बांग्लादेश में भड़की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की सड़कों पर किस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। तो कौन थे उस्मान हादी, जिनकी हत्या के बाद से एक बार फिर से हिंसा शुरू हुई है। तो उस्मान बिन हादी, उनकी उम्र जो है वो 32 साल बताई जा रही है उस्मान की, और बताया जा रहा है कि यही वो प्रमुख नेता रहा उस वक्त जब तख्ता पलट हुआ जुलाई विद्रोह के दौरान। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है उस्मान हादी और इसके सर पर गोली मारी गई, जिसके बाद 6 दिन के उपचार के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ आपको बताएं कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का ये स्टूडेंट है और इसकी हत्या के बाद ही उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा कुल मिलाकर बांग्लादेश की सड़कों पर देखने को मिल रही है। तो हादी का जन्म झलकाठी जिले में हुआ था और इसके बाद देखिए किस तरीके से, क्योंकि लगातार जहां जेनजी प्रदर्शन हो या फिर उस्मान हादी की हत्या के बाद का प्रदर्शन हो, दोनों ने ही हिंसक रूप लिया है। उस्मान बिन हादी ने कई किताबें भी लिखी है और लगातार जब जुलाई विद्रोह हुआ तो उसमें प्रमुख उस्मान रहा। और उसके बाद बताया जा रहा है जहां जुलाई प्रोटेस्ट के बाद वो सुर्खियों में आया था, कई किताबें उसने लिखी हैं। उस्मान हादी आखिर वो शख्स कौन है जिसकी वजह से लगातार हिंसा और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। तो यही चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर बांग्लादेश की स्थिति कब पटरी पर लौटेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।